हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ट्यूटोरियल। गाइस, वेक्टर के लास्ट वीडियो में मैं पढ़ाया था बेसिकली टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में, और उसमें बताया था बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में। उसमें मैं बताया था कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, और उसमें मैं बताया था कि यूनिट वेक्टर का सबसे ज़्यादा यूज हम लोग करते हैं, है ना। तो आज की क्लास में मैं बेसिकली आगे बढ़ूँगा और एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सब सारी चीज़ें मैं पढ़ूँगा। बट बिफोर डैट एडिशन ऑफ वेक्टर वगैरह पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मुझे जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको मैं जानूँगा आज पहले। तो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास विथ ए स्मॉल कॉन्सेप्ट, यू कैन से कॉन्सेप्ट। ओके, तो शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना। चलो जी, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं लेक्चर दे रहा हूँ शायद बहुत अच्छे लेवल में लेक्चर में दे रहा हूँ, अच्छे कंटेंट में दे रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, बहुत समझा कर मैं पढ़ा रहा हूँ, तो शायद आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना। तो चलो, आज बेसिकली जो मैं सबसे फर्स्ट चीज़ मैं जो पढ़ने वाला हूँ वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ मैं कहूँगा क्या कि वेक्टर में चेंज कब आएगा। हाउ कैन बी वेक्टर बी चेंज्ड, हाउ कैन अ वेक्टर बी चेंज्ड। वेक्टर में चेंज कब आएगा, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक एक मुद्दा पे अगर हम लोग बात करें, तो वेक्टर में बेसिकली दो चीज़ हम लोग जानते हैं। क्या क्या चीज़ जानते हैं कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसके पास दो चीज़ है। क्या क्या है? वन इज मैग्नीट्यूड एंड दूसरा क्या है? डायरेक्शन। मतलब ये कि अगर कोई वेक्टर को चेंज करना है, मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक है, जिसके पास मान लो 5 मीटर ईस्ट, मतलब 5 मीटर मैग्नीट्यूड दे दिया और ईस्ट डायरेक्शन दे दिया। तो ये बोल रहा है कि अगर इस वेक्टर को चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को। मतलब क्या, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दूँ तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस वेक्टर को लिख दूँ वेक्टर ए इज 6 मीटर ईस्ट, क्या ये वेक्टर चेंज हुआ? हाँ जी, बिल्कुल चेंज हो गया। पहले 5 मीटर ईस्ट था, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना बन गया? 6 मीटर। इसमें वेक्टर चेंज हो गया क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड में चेंज आया है ना। क्या इसका डायरेक्शन में चेंज हो सकता है? अगर मैं लिख दूँ वेक्टर ए इज़ 5 मीटर वेस्ट, देखो मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 मीटर, बट डायरेक्शन यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हो गया। मतलब डायरेक्शन में चेंज आ गया, डैट इज़ वाई वेक्टर चेंज हो गया। क्या मैं दोनों को चेंज कर सकता हूँ? मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को चेंज करता हूँ। किसको? दोनों को मैं चेंज कर सकता हूँ क्या? तो देखो, क्या मैं ऐसा लिख दूँ वेक्टर ए इज 6 मीटर वेस्ट, देखो वेक्टर दोनों में चेंज हो गया। मतलब अगर किसी वेक्टर को आपको चेंज करना है तो बेसिकली क्या करना पड़ेगा? या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंज कर दो, या उसके डायरेक्शन में चेंज कर दो, या फिर दोनों में चेंज कर दो। तो 3 तरीके से आप वेक्टर को चेंज कर सकते हो। बट मुझे वो नहीं पढ़ना है। मैं बेसिकली पढ़ाना क्या चाह रहा था कि वेक्टर को अगर हम लोग पैरेलल प्लेस करेंगे तो क्या वेक्टर में चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसका बहुत भयानक हम लोग को यूज आने वाला है। तो लिखो, स्टार मार्कर एक पॉइंट लिखो, स्टार मार्कर एक पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? लिखो स्टार मार्कर पॉइंट, स्टार मार्कर पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? ए वेक्टर can't be changed, a vector can't be changed, a vector can't be changed when it is parallelly shifted, when it is shifted parallel। मतलब ये हुआ कि अगर वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर दिए, मतलब किसी वेक्टर को अगर पैरेलल शिफ्ट कर दिए तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। देखो भाई, एग्जांपल से इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लो कोई वेक्टर ये है, दिस इज ए वेक्टर ए, है ना, ये वेक्टर है। अगर इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवा दे, मान लो मैं यहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ, वेक्टर वही है, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी वही है। देखो है
सिर्फ मैं क्या किया, यहाँ से वेक्टर को मैं यहाँ पे किया, देखो पैरेलल शिफ्ट करवाया हूँ। तो अगर पैरेलल शिफ्ट वेक्टर का हो रहा है तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसके मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं है और उसके डायरेक्शन में भी चेंज नहीं है। मतलब वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। अंडरस्टूड? आई थिंक आपको समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गया हो, है ना। चलो फॉर एग्जांपल और भी मैं देख लेता हूँ। मान लो कोई वेक्टर इस तरह से है, तो अगर मैं उसको पैरेलली शिफ्ट करवा दूँ इस डायरेक्शन में, मान लो ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर ए है, तो देखो पैरेलल शिफ्ट करवा दी इसी वेक्टर को, तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाया तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आया, है ना। तो इसका मतलब स्टारमर का जो पॉइंट लिखा, क्या लिखा है, वेक्टर कांट बी चेंज व्हेन इट इज़ शिफ्टेड पैरेलल। मतलब जो वेक्टर पैरेलल, जो वेक्टर दिया है उसका अगर पैरेलल अगर हम लोग वेक्टर को शिफ्ट करेंगे तो उसमें वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ना उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा ना उसके डायरेक्शन में चेंज आएगा। नाइस। चलो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको समझना चाहिए, बिकॉज इसका यूज आएगा आगे, है ना। चलो भाई देखो कैसे पढ़ते हैं एंगल बिटवीन द वेक्टर। क्या है कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। मतलब अभी तक जो हम लोग पढ़ते थे ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन द टू लाइन्स, हाँ पढ़ते थे ना। एंगल हमेशा कैसे मेजर करते थे? जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता था तो कहीं पे एंगल बनाता था, है ना, थीटा, तो इस एंगल को मेजर करते थे। अभी क्या है बेसिकली हम लोग को बेसिकली क्या है, वेक्टर के बीच का एंगल मेजर करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपसे डायरेक्टली पहले पूछा जाए, मान लो, चलो मैं पहले पूछता हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ठीक है, और ये एंगल थीटा है, ठीक है। एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, ये थीटा, ठीक है। और भी एग्जांपल मान लो, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का हेड एक साथ में, ये थीटा। ये तीनों फिगर्स देख के बताना है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा। तो आपको तो समझ आ रहा होगा सब तो ठीक ही लग रहा है सर, सब तो एंगल बिटवीन द वेक्टर ही है, बट नहीं, यहाँ पे कोई एक सही है ना, यहाँ पे कोई एक सही है या कोई दो सही है। अब उसको कौन सही है कौन गलत है वो डिटरमाइन हम लोग करेंगे। देखो तो ये इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन सा एंगल बिटवीन द वेक्टर, आपको लग रहा होगा कि दोनों लाइन के बीच में तो है, सब तो एंगल ही है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर तो होगा, बट गलत है इसमें से कोई। अब देखो कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि वेक्टर का एंगल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले रूल देख लो, सबसे पहले रूल है, उस रूल को आपको क्या करना है, फॉलो करना है ना। एंगल बिटवीन द वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करना है, रूल, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट रूल ये कहता है, फर्स्ट रूल ये कहता है एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एंगल बिटवीन द वेक्टर, या रूल ये मान लो, फर्स्ट रूल ऐसा लिखो कि फर्स्ट मेक द पॉसिबल डायग्राम, द पॉसिबल डायग्राम बाय पैरेलल शिफ्टिंग, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। मतलब क्या बोले, फर्स्ट रूल ये बोले कि वेक्टर को रिप्लेस करके एक पॉसिबल डायग्राम बनाओ बाय पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। कैसा पॉसिबल, बहुत तरह का पॉसिबिलिटी बन सकता है। जैसे आपको मान लो वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर? नहीं, यानी पहले वेक्टर को हम लोग को पैरेलल प्लेस शिफ्ट करके
एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम कैसा बनाना है वो देखो। डायग्राम बनाना है क्या, सर्किट होना चाहिए क्या, टेल टू टेल ज्वाइन हो सकता है, टेल टू टेल हो सकता है ज्वाइन, या और हेड टू हेड, हेड टू हेड, मतलब पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें टेल टू टेल हो या हेड टू हेड हो, जिसमें टेल टू टेल हो या हेड टू हेड हो। एंड थर्ड वन इज द एंगल दैट you observed between two vectors is angle between the vectors, है ना। मतलब तीसरा रूल ये कहता है कि जब पैरेलल शिफ्ट करोगे तो दोनों के बीच में कुछ एंगल ऑब्जर्व करोगे और वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होगा, है ना। अब देखो, अब ये जो रूल है इस रूल को फॉलो करके हम लोग कुछ डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। चलो भाई, चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। क्या लेते हैं, एग्जाम्पल। जी चलो, एग्जाम्पल ये है, देखो एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल ये है, मान लो एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करना है, हमको एंगल बिटवीन द वेक्टर निकालना है ना। तो देखो, अगर मेरे को वेक्टर पैरेलल प्लेस करना है, पॉसिबल डायग्राम बनाना है, लेकिन कैसा प्लेस करना है ताकि टेल टू टेल ज्वाइन हो या हेड टू हेड ज्वाइन हो। मैं ऐसा करता हूँ कि इसका टेल और इसका टेल में ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो, अगर इस तरीके से इसके पैरेलल लाइन एक खींचा जाए तो देखो एक पैरेलल लाइन है कि नहीं। तो अगर मैं इस वेक्टर को, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, अगर वेक्टर बी को पैरेलल प्लेस करके मैं यहाँ ले आऊँ, देखो वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके मैं अगर यहाँ ले लाऊँ और टेल टू टेल ज्वाइन करवा दूँ, तो देखो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, थीटा, है कि नहीं। तो इसके बीच में कुछ एंगल बनेगा, क्या, थीटा। यही जो थीटा है डेट इज एंगल बिटवीन वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया। तो फर्स्ट रूल क्या बोले थे कि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो, क्योंकि पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता है। तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करो और ऐसा शिफ्ट करो ताकि उसका टेल से टेल ज्वाइन हो या फिर हेड से हेड ज्वाइन हो। अब ये तुमको सोचना है कि कौन सा करना है और तुम्हारे लिए ईजी कौन सा होने वाला है। मैं क्या किया, पैरेलल शिफ्ट करके टेल टू टेल ज्वाइन करवा दिया। अब इसके बीच में कुछ एंगल बना, जो थर्ड रूल था, जो कुछ एंगल बनेगा, डेट एंगल विल बी द एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो ये थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर हो गया। इसे मैं ऐसा भी कर सकता था, हेड टू हेड भी ज्वाइन करवा सकता था। देखो कैसे, एक वेक्टर ये ऐसा था, है ना, और एक दूसरा इस तरीके से था। मैं क्या करता, हेड टू हेड ज्वाइन करना है मेरे को, तो मैं क्या ऐसा करता, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करवाता और ऐसा कर देता। कुछ एंगल यहाँ पे बनता थीटा, यही तो था एंगल बिटवीन द वेक्टर, है या नहीं है, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो समझ में आया एंगल बिटवीन द वेक्टर करने के लिए। अब लोग क्या, जैसे फर्स्ट जो वहाँ पे एग्जांपल में बताया था, एक क्वेश्चन ऐसा था, ये है और ये है, क्या ये एंगल बिटवीन द वेक्टर होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सो देखो, अब इसको क्या, एक देखो एक टेल है और दूसरे का हेड है, होना चाहिए क्या, हेड और या टेल और टेल। तो ये हेड है, तो इसको अगर मैं पैरेलल शिफ्ट करवा दूँ इस वेक्टर को इस डायरेक्शन में, चलो भाई मैं पैरेलल शिफ्ट करवा दिया। और पैरेलल शिफ्ट करने के बाद देखो जो ये थीटा है, तो ये टोटल पाई हो जाएगा। तो ये एंगल कितना आएगा, पाई माइनस थीटा, मीन्स एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हो गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना हुआ, एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना होगा, पाई माइनस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, एंगल बिटवीन द वेक्टर हो गया पाई माइनस थीटा। तो ये था अपना एंगल बिटवीन द वेक्टर। हम लोग कैसे सीखेंगे आपको समझ में आया होगा। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर हम लोग निकालना सीख गए, अच्छी बात है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे का क्वेश्चन ये होगा कि सर यहाँ पे आप थीटा जो निकाले, एंगल बिटवीन द वेक्टर निकाले,
सर ये भी तो एक एंगल है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल है, इसको लिख सकते हो सर आप 2 पाई माइनस थीटा। तो क्या सर ये एंगल बिटवीन द वेक्टर एंगल नहीं होगा? ये इसलिए एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं होगा क्योंकि हम लोग को एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए 0 से पाई के बीच में लेना है, मतलब ऐसा डायग्राम प्लेस करके बनाना है ताकि उसका मिनिमम से मिनिमम एंगल बने। तो हम लोग ऐसा प्लेस किए इसको कि यहाँ से देखो बड़ा एंगल बन रहा था तो छोटा एंगल इसके बीच में बना ना प्लेस करने के बाद, तो ये एंगल नहीं लेना है, कैसा लेना है? छोटा वाला एंगल लेना है, ठीक है। तो हम लोग को ये एंगल को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। कौन सा एंगल को कंसिडर करेंगे? इस एंगल को। इसलिए डायग्राम आपको समझ में आ गया, पैरेलल शिफ्टिंग करके समझ में आ गया होगा। तो आप देखो मैं बता रहा हूँ एक चीज़, क्या कि देखो जो एंगल बिटवीन द वेक्टर होने वाला है, तो इसको अगर मैं एक स्टार मार्क का पॉइंट लिखवा दूँ डायरेक्ट तो अच्छा होगा। तो लिखो द एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर, द एंगल बिटवीन द वेक्टर lies between 0 डिग्री टू पाई, सॉरी 0 रेडियन टू पाई रेडियन, है ना, 0 रेडियन टू पाई रेडियन, मतलब 0 रेडियन से पाई रेडियन के बीच में एंगल लाई करेगा। अब वो कैसे देखेंगे भाई? देखो अब क्योंकि मैं बताया कि एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए कैसा डायग्राम होना चाहिए। मान लो एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर मान लो ठीक इसके अपोजिट है ये बी, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होगा? ये पाई। अगर इधर से भी मेजर करो तो क्या होगा? पाई। तो किसी भी डायरेक्शन से भी मेजर करो तो देखो पाई ही आ रहा है। लेकिन अगर ठीक वेक्टर को अगर थोड़ा सा भी इधर कर दो तो एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये देखो पाई से ग्रेटर देन, ये थीटा जो है वो पाई से ग्रेटर देन है, थीटा इज ग्रेटर देन पाई, एंड यार फाई अगर इसको मैं मानूँ तो फाई इज लेस देन पाई। तो ये एंगल को हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे। मतलब एंगल बिटवीन द वेक्टर कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए? 0 रेडियन से पाई रेडियन के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर होना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है, ऐसा अंडरस्टूड। चलो भाई, तो अभी तक बेसिकली हम लोग बात की वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर, ये फलना चिलना सब लोग डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग बात किए कि पैरेलल शिफ्टिंग पे वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है। उसके बाद बात की एंगल बिटवीन द वेक्टर क्या होता है। एंगल बिटवीन द वेक्टर के निकालने के लिए हम लोग 3 रूल सीखे। पहले तो ऐसा पॉसिबल हम लोग डायग्राम बनाना है और ये होना चाहिए कि टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए या फिर हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए। चलो फिर उसके बाद हम लोग देखें कि कैसे हम लोग एंगल बिटवीन द वेक्टर को डायग्राम बना के दिखाए। फिर बताया कि 0 रेडियन से पाई रेडियन के बीच में एंगल बिटवीन द वेक्टर लाई करेगा। मतलब जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर की चर्चा करेंगे तो 0 से पाई के बीच में ही चर्चा करेंगे। तो अगर मान लो थीटा अगर एंगल बिटवीन द वेक्टर है तो थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट? पाई। तो ये रेंज हो गया। रेंज किसका रेंज है भाई? रेंज ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, रेंज ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, है ना। तो ये रेंज ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया। समझ में आया? अंडरस्टूड? आपको समझ में आपको आ गया होगा। चलो जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब देखो, अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है दैट इज़ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अभी जैसे हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग सीखे थे स्केलर वेक्टर। तो हम लोग जैसे स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते थे। जैसे बोला जाए अगर आपको कि 2 kg आलू एंड 3 kg आलू, टोटल हाउ मच आलू, तो तुम क्या करोगे? 2 kg प्लस 3 kg दैट इज़ 5 kg आलू। तो सिमिलरली अगर आपको वेक्टर में एडिशन दे दिया जाए तो उसको भी ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना या मल्टीप्लिकेशन करना अगर आए तो आपको करना आना चाहिए। तो एक एक चीज़ करके सीखेंगे। पहले एडिशन सीखेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन में जाएंगे। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ डिवीज़न होता है, कि यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता है। ठीक है, आ जाओ तो हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर, आ जाओ। एडिशन ऑफ वेक्टर, देखो भाई, एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो एडिशन ऑफ वेक्टर हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं?
क्योंकि जब हम बताए थे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, उसी समय मैं बोल दिया था कि कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, ये हम सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पे नहीं डिसाइड कर सकते कि उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैं बताया था कि एग्जांपल कि करंट को देख लो, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट इट इज़ नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं बताया था द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन टू बी ए वेक्टर क्वांटिटी इज डैट इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को अगर फॉलो करता है तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। चलो जी, तो एडिशन ऑफ वेक्टर देखते हैं। देखो बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर हमारे जो सिलेबस में टू टाइप्स का पढ़ना है। कितने तरह का पढ़ना है? 2 टाइप्स का। 2 लॉ है हम लोग के लिए, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ना, एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। एक है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। 2 लॉ ऑफ एडिशन है। हम लोग एक एक लॉ को पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि सारा क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। इस पर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बट पढ़ेंगे हम लोग दोनों, है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर का 2 लॉ है, हम लोग दोनों लॉ को फॉलो करके पढ़ेंगे। बट बिफोर डैट हम लोग एडिशन ऑफ वेक्टर जो कर रहे हैं उससे पहले सीख लिया हम लोग वेक्टर को ऐड कब करेंगे। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ समझो, वेक्टर देखो तभी हम लोग ऐड करेंगे जब जो वेक्टर है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई तुम्हारे पास वेक्टर दिया गया, बोला गया 2 मीटर ईस्ट, ठीक है, दूसरा डायरेक्शन दिया, दूसरा वेक्टर दिया गया 3 मीटर वेस्ट। मतलब 2 मीटर जो बता रहा है, एक फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है, दैट इज डिस्टेंस इन ईस्ट डायरेक्शन दैट इज 2 मीटर एंड डिस्टेंस इन वेस्ट डायरेक्शन दैट इज 3 मीटर। आपको ये ऐड करने के लिए बोला ले, ठीक है। तो यहाँ पे सेम फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज लेंथ, ओके। लेकिन अगर आपको ये बोले कि 2 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन प्लस 2 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे अगर देखो तो पहला वेक्टर जो मैं बोला, वेक्टर ए दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, वेक्टर बी जो बोला 2 मीटर ईस्ट, क्या मैं इसे ऐड कर सकता हूँ? तुम बोलोगे हाँ सर दोनों वेक्टर है, ऐड कर देंगे, दोनों में मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, ऐड कर देंगे। हाँ, क्योंकि मैं बोला कि 2 वेक्टर को ऐड कर देंगे। लेकिन ध्यान में रखो कि 2 वेक्टर तभी ऐड होगा जब दोनों सेम प्रजाति को, प्रजाति मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा हो। यहाँ पे देखो 2 मीटर पर सेकेंड जो है स्पीड को डिनोट कर रहा है, यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड जो है लेंथ को डिनोट कर रहा है, डेट इज डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है। दोनों के पास डायरेक्शन तो है, बट दोनों देखो अलग अलग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर है। मतलब 2 फिजिकल क्वांटिटी को तभी वेक्टर एडिशन कर सकते हैं जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा हो, है ना। मतलब अगर ऐसा रहता कोई वेक्टर कि भाई एक वेक्टर है ए जिसका मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, एक वेक्टर है बी जिसका है 2 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, तो क्या ऐड करते या नहीं है करते, है ना। तो ऐड करते या नहीं करते, तो देखो दोनों का डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट है, कोई बात नहीं, हमको डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है। बट देखो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट में है, 2 मीटर पर सेकेंड, दोनों देखो मीटर पर सेकेंड, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है। देखो अगर दोनों का सेम यूनिट है, इसका मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, तो हम लोग इसका एडिशन कर सकते हैं। मतलब इसका एडिशन हम लोग कर सकते हैं, इसका एडिशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले एडिशन का सबसे पहला नियम क्या है भाई? सबसे पहला नियम क्या है कि 2 वेक्टर को ऐड हम लोग तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट कर रहा हो। मीन्स क्या लिखेंगे? 2 वेक्टर्स कैन बी एडेड ओनली व्हेन बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब अगर मैं लिख दूं बोर्ड पे कि 2 वेक्टर
लिख देता हूँ क्या, टू वेक्टर कैन बी एडेड only when two vector can be added only when both of them represent same physical quantity। मतलब ये हुआ कि स्पीड के साथ ऐड अप होगा, मतलब वेलोसिटी के साथ ऐड अप होगा, एक्सीलरेशन के साथ ऐड अप होगा, और फोर्स के साथ ऐड अप होगा। ये नहीं कि फोर्स को हम एक्सीलरेशन के साथ ऐड कर देंगे, मतलब दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, तभी हम लोग वेक्टर एडिशन को फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलो, तो अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे फर्स्ट लॉ, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो भाई, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है, कैसे करेंगे सो समझो। कुछ रूल्स है, उसी रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। कुछ रूल्स है, उसी रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। समझ में आया? तो देखो कैसे फॉलो करते हैं। मान लो दो वेक्टर है आपके पास, दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ये दोनों को ऐड करना है, ठीक है। और जो ऐड करके आने वाला है दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, मैं बाद में लिखवाऊंगा ऐसे, ठीक है। तो दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो फर्स्ट रूल ये लिखते हैं कि दोनों वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करके ऐसा करो कि एक का हेड और दूसरे का टेल ज्वाइन करवाओ। मतलब लिखो ज्वाइन गिवन टू वेक्टर ज्वाइन द टेल of one vector to head of other vector by parallel shifting, ठीक है। क्या बोले, ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर बाय पैरेलल शिफ्टिंग। मतलब पहला रूल ये बोला, मतलब पहला रूल आपको क्या बोला कि अगर एक वेक्टर इस तरीक़ा से है ए और एक वेक्टर इस तरीक़ा से है वेक्टर बी, और अगर दोनों को ऐड करना है तो पहला रूल बोला ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर बाय पैरेलल शिफ्टिंग। तो मैं देखो ज्वाइन करवाता हूँ, ये वेक्टर ए था, चलो जी देखो पैरेलल शिफ्ट करवा दी, वहाँ से ले आए यहाँ, देखो पैरेलल है या नहीं है। वेक्टर बी को मैं पैरेलल शिफ्ट करवा देता हूँ, चलो देखो कुछ इस तरीक़े से पैरेलल शिफ्ट करवा दिए, वेक्टर बी है ये, ठीक है। और कैसे ज्वाइन किए कि एक का टेल दूसरे के हेड से कोइंसाइड कर रहा है, ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर बाय पैरेलल शिफ्ट करके ज्वाइन करवा दिए, ठीक है। समझ में आया? सेकेंड रूल क्या कहता है कि ज्वाइन the head and tail, join the remaining head and tail, such that head is heading
टुवार्ड्स द हेड ऑफ वेक्टर, हेड ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब क्या बोला कि ज्वाइन करना रिमेनिंग हेड एंड टेल को सच दैट हेड इज हेडिंग टुवार्ड द हेड ऑफ गिवन वेक्टर। मतलब ये बोला कि जो दोनों, एक देखो एक टेल बचा और एक हेड बचा है, ये दोनों को ज्वाइन करना है एक वेक्टर से सच दैट जो वेक्टर जो नया होने वाला है उसका हेड तक, जो गिवन वेक्टर का हेड है उससे हेडिंग करे। तो मतलब देखो इसका मतलब ये कह रहा है कि इसको ज्वाइन करो इस तरीके से ताकि हेड इसका और हेड इसका कोइंसाइड्स करे, यही तो कह रहा है। तो ये जो बनेगा दैट इज वेक्टर आर, दैट इज वेक्टर आर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आया? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। समझ में आपको आ रहा होगा आई थिंक, है ना? देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर आर। रूल का क्या क्या फॉलो किया ध्यान से समझो। सिंपली बोले ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर। एक वेक्टर का टेल और दूसरे का हेड को ज्वाइन करो सच दैट बाय पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है। दूसरा रूल में कहा कि ज्वाइन द रिमेनिंग हेड एंड टेल, दो रिमेनिंग हेड और टेल को ज्वाइन कर दो सच दैट हेड इज हेडिंग टुवर्ड द हेड ऑफ गिवन वेक्टर। हेड को इस तरीके से रखना है कि जो हेड बचा है उसके तरफ हेड रहे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? जैसे कुछ लोग इसको हो सकता था ऐसे कर देता कि ज्वाइन तो किया था, हेड को इधर रख देता तो गलत हो जाता। हेड को किधर रखना है? रिमेनिंग हेड है उसके साइड में रखना। समझ में आया? तो ये था लॉ जिसको हम लोग लिखते हैं। अच्छा अब आ जाओ, यहाँ पे जो लिखे हैं आर, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आर जो है इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। इसको कैसा वेक्टर बोलते हैं? रिजल्टेंट वेक्टर। अब बोलोगे कि सर इसको रिजल्टेंट वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। मतलब रिजल्ट ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब वेक्टर के एडिशन के बाद जो रिजल्ट आया एक वेक्टर ही आया तो वो क्या आ गया? नया वेक्टर आया एंड दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो तुम लोग कि सर हम लोग जब एडिशन के लिए हम लोग दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को लेते थे तब हम लोग एडिशन करते थे, तो क्या जो यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर आया वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा? तो मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल। क्यों? सिंपल सी बात समझो कि अगर दो वेलोसिटी को ऐड करोगे तो कुछ वेलोसिटी ही आएगा। नहीं समझे? मतलब अगर आपको 2 kg आलू और 3 kg आलू अगर आपको एक साथ रखने लिए थे तो आपके पास टोटल 5 kg आलू ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 kg आलू हो जाएगा और 3 kg टमाटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा? 2 kg आलू और 3 kg आलू टोटल मिला कर होगा 5 kg आलू। तो सिमिलरली वेक्टर में क्या है कि अगर वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड किए, मान लो 3 मीटर पर सेकंड को 4 मीटर पर सेकंड से ऐड किए, तो अगर मान लो एक ही डायरेक्शन में दोनों, तो मान लो टोटल 7 मीटर पर सेकंड हुआ। तो 7 मीटर पर सेकंड भी एक वेलोसिटी ही डिनोट कर रहा है। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा। तो यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ पे एक मैं लिख देता हूँ पॉइंट, रिजल्टेंट वेक्टर विल रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। रिजल्टेंट वेक्टर विल रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया? आया नहीं आया? हाँ जी आया। तो रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा, है ना? चलो तो ये हुआ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में सिंपली 2 रूल करना है। क्या करना है? फर्स्ट रूल क्या करना है? ज्वाइन द टेल ऑफ वन वेक्टर टू हेड ऑफ अदर वेक्टर। सेकेंड रूल में क्या करना है? बाय पैरेलल शिफ्टिंग, है ना? सेकेंड रूल में क्या करना है कि जो रिमेनिंग टेल और हेड बना है उसको ज्वाइन करना है सच दैट जो वेक्टर, नया वेक्टर का जो हेड होने वाला है
वो गिवन वेक्टर के हेड को कोइंसाइड करे या कहे हेड करे, है ना। तो ये 2 रूल है, इसको फॉलो करना है, फिर हो गया काम। अब मैं इस पर कुछ क्वेश्चंस देता हूँ तो करने के लिए आपको, है ना। आ जाओ, मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ आपको करने के लिए। देखो, आप देखो, घबराना नहीं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। देखो, अगर आपको बोला जाए कि भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जो मैं बताया था कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी वेक्टर को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर देते हैं, तो दोनों में कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है ना। आ जाओ, अभी जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको समझो, ठीक है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो देखो, अगर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को जोड़ा जाए तो वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी है, देखो टेल टू टेल ज्वाइन किया हुआ है, या हेड और टेल ज्वाइन किया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे डिनोट कर दूं इस तरीके से, तो देखो ये ज्वाइन हो गया, है ना। तो ये वेक्टर मान लो कैसा वेक्टर बन गया, मान लो इसको स्मॉल वेक्टर डी मान लेते हैं। तो इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर डी को क्या लिख सकते हैं, स्मॉल वेक्टर डी, ठीक है, स्मॉल डी वेक्टर, है ना। अब अगर आपको बोला जाए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो देखो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का तो हो गया वेक्टर डी, और देखो ये टेल और इसका हेड और इसका टेल ज्वाइन है, वेक्टर सी का टेल और वेक्टर डी का हेड ज्वाइन है। अब अगर इसको मैं इस तरीके से ज्वाइन कर दूं तो ये वेक्टर मान लो स्मॉल ई बन गया। तो इसको स्मॉल ई को मैं क्या लिखूंगा बताओ, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। बट यू नो वेक्टर डी इज व्हाट, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर ई इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो ये अपना इस तरीक़ा से कुछ क्वेश्चंस आता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कुछ क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं इससे, है ना। चलो ठीक है, चलो जी। आप देखो, देखो कि एक यहाँ पे कोई एक क्वेश्चन मान लो एक हेक्सागोन है, एक मान लो हेक्सागोन है, ठीक है, एक मान लो हेक्सागोन है या पेंटागोन ही मानते हैं, ठीक है। हेक्सागोन, ठीक है, बना दिए भाई हेक्सागोन। तो ये मान लो एक वेक्टर है इधर ए, आप मेरे को बताना है, ये मान लो ओ ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मेरे को बताना है कि क्या होगा यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा कि नहीं होगा। देखो ये वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है, तो इसका डायरेक्शन ये हो गया हेड, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। अब ये देखो इसका टेल और इसका हेड ज्वाइन है, तो इसका मतलब इसका टेल और इसका हेड होना चाहिए, यानी इसका डायरेक्शन इस तरीक़ा से होगा कि नहीं होगा। तो इस तरीक़ा से आपको क्वेश्चन रहेगा, मैं एक सिंपली सा डायग्राम बना के आपको दिखाना चाह रहा था। इसी तरीक़ा के क्वेश्चंस आते हैं, है या नहीं है। चलो जी, तो ये था ट्रायंगल ऑफ एडिशन। मैं अभी थोड़ा सा फार्मूला देख देता हूँ सिर्फ
पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन का फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आगे का, ठीक है। चलो, तो मैं अभी बेसिकली डिस्कस करने वाला हूँ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन को हम लोग कैसे समझते हैं ऐसे, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन था सिमिलरली है यहाँ पे, ठीक है। बाकी इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एंगल बिटवीन द वेक्टर क्रिएट करना रहता है। तो देखो जैसे ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, मेरे को इसको ऐड करना है ना। तो क्या करते थे, देखो टेल, हेड और टेल ज्वाइन था तो सिंपली हम लोग करते थे इसको इस तरीके से। अब क्या करना है, कि हमको एंगल बिटवीन द वेक्टर क्रिएट करना है, एंगल बिटवीन द वेक्टर क्रिएट करना है। तो इसको तो एंगल बिटवीन द वेक्टर नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए। यानी टेल टू टेल और हेड टू हेड ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं इधर से। देखो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट कर दिए। अब देखो वेक्टर बी को पैरेलल शिफ्ट किए तो यहाँ पे कुछ एंगल बना, मान लो थीटा, एंगल बना थीटा। तो क्या करते हैं फिर, वेक्टर ए को भी शिफ्ट कर देते हैं पैरेलल भाई। चलो वेक्टर ए को भी हम लोग शिफ्ट कर दिए पैरेलल, है ना। तो ये वेक्टर बी हो गया और ये वेक्टर ए हो गया। तो देखो एक पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना। अगर ये पैरेललोग्राम बना, अभी भी रिजल्टेंट जो है यही है वेक्टर आर, अभी भी रिजल्टेंट वही है। लेकिन सिर्फ देखो पैरेललोग्राम बनाए किस लिए, क्योंकि मेरे को एंगल बिटवीन द वेक्टर चाहिए था। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर मिल गया तो इसलिए इसको हम लोग एक एंगल बिटवीन द वेक्टर बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ा, एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ा। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बोलोगे कि सर ठीक है, एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए तो हम लोग वेक्टर बी को रिप्लेस किए, ए को क्यों किए? क्योंकि मेरे को रिजल्टेंट चाहिए था, तो ए को रिप्लेस करेंगे तभी तो आएगा। देखो इसका हेड और इसका टेल को ज्वाइन किए और देखो रिजल्टेंट वाला है जो इसका टेल और इसके हेड को ज्वाइन किया हुआ है, मतलब इसका ये काम नहीं है ना। तो ये था अपना पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो सिंपली क्या करना है, रूल में क्या लिखना है, बेसिकली देखो मैं रूल नहीं लिखवा रहा हूँ इसका कोई काम ही नहीं रूल का, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन का कोई काम ही नहीं रूल का, उसका काम है क्योंकि उसका ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। रूल का यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब हम लोग इसका फार्मूले पे जाते हैं, क्योंकि इसमें फार्मूला पे ही काम करना है जो भी करना है। देखो अब अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, मैं एक थोड़ा सा कलाकारी करता हूँ। क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इसको आगे प्रोसीड करवाता हूँ। प्रोसीड करवा दिया और मैं यहाँ से एक पैरेलल ड्रॉ करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, है ना। परपेंडिकुलर भी ड्रॉ हो गया, मान लो इसका नाम एल रख दिया, ठीक है। इसका नाम रख दिया ओ, इसका ए, इसका बी, ठीक है। और वेक्टर ए और बी वेक्टर है, ठीक है। अब देखो क्या कि ये जो थीटा था, क्या ये थीटा आ गया? देखो ये दोनों तो पैरेलल ही है ना, तो ये थीटा आ गया। अच्छा भाई थीटा आ गया, ठीक है। अब देखो अगर ये वेक्टर बी है, मतलब अगर मैं ऐसे लिखूँ यहाँ से ए बी, वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे हम लोग, वेक्टर बी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर, नाम अलग कर देता हूँ क्या, अच्छा रहेगा। चलो यहाँ पे पी लिख देता हूँ और यहाँ पे क्यू लिख देता हूँ। तो यहाँ पे लिखूँगा क्या फिर मैं, पी क्यू, वेक्टर पी क्यू क्या हो गया, वेक्टर बी। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू की बात किया जाए तो मैग्नीट्यूड को बताए थे हम लोग, मॉडुलस से डिनोट करते हैं, डेट इज क्या हो जाएगा, बी, है ना। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बी। चलो भाई अब देखो इन ट्रायंगल क्यू एल पी, है ना। अब इसमें देखो
तो ये हाइपोटेनस तुमको मालूम है, डेट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कितना मालूम है बी, और ये थीटा तुमको मालूम है। तो ये लेंथ कितना होगा, पी एल कितना होगा बताओ। तो पी एल इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, पी एल, ये बेस हो गया, हाइपोटेनस मालूम है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, बी इज वाट पी एल, एच इज वाट बी, इसलिए क्या लिखेंगे पी एल इज इक्वल टू बी कॉस थीटा लिख सकता हूँ। यहाँ पे लिख दिया पी एल इज इक्वल टू बी कॉस थीटा। चलो अब देखो क्यू एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अगर लिखूँ यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू लिखूँगा क्यू एल अपॉन बी, एंड डेट इज क्यू एल इज इक्वल टू क्या लिखूँगा बी साइन थीटा, है ना, क्यू एल इज इक्वल टू बी साइन थीटा, तो क्यू एल इज इक्वल टू बी साइन थीटा हो गया, है ना। अब देखो, अब यहाँ से देखो, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ क्यू एल, क्योंकि रिजल्टेंट देखो इसी में है, तो रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, उसकी मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो देखो ये ट्रायंगल में ओ क्यू एल में देखो ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर वाट, ये लेंथ डेट इज ओ एल स्क्वायर प्लस क्यू एल स्क्वायर। अब देखो भाई क्या करूँगा, ओ एल को मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, ओ एल को मैं लिख सकता हूँ ओ पी प्लस पी एल का होल स्क्वायर प्लस क्यू एल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। इसलिए बताओ क्या लिखूँगा, ओ पी क्या है, ओ पी है जो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, और पी एल क्या है, पी एल इज बी कॉस थीटा, डेट इज बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, एंड क्यू एल इज वाट, क्यू एल इज वाट बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा का स्क्वायर, है ना। चलो जी, आप देखो इसको करोगे तो क्या होगा, यहाँ लिखोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये सब समझ में आ रहा होगा। अब देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन कर लूँ, अगर मैं बी स्क्वायर कॉमन कर लूँ तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, होता है प्लस 2ab कॉस थीटा, समझ में आया। अब यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ 1, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। आ जाओ भाई, यहाँ से थोड़ा सा चलता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर आके बता रहा हूँ। देखो तो यहाँ से अब फार्मूला बेसिकली क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, एंड डेट इज इक्वल टू व्हाट, बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पे ए और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, समझ में आया। यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो जी, अब डायरेक्शन की अगर बात किया जाए तो डायरेक्शन हम लोग क्या चीज़ से दिखाते हैं भाई, तो डायरेक्शन हम लोग एंगल से दिखाएंगे। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग मान लो ये एंगल अल्फ़ा है, तो ये एंगल अल्फ़ा अगर है तो बेसिकली कोई कितना एंगल बना रहा है किसी से, उसका स्लोप से बताते हैं। और जब मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे बताया था स्लोप क्या होता है, बेसिकली टेंजेंट ऑफ एंगल। तो टेंजेंट ऑफ एंगल, एंगल कितना बना रहा है अल्फ़ा, दैट इज़ tan अल्फ़ा, मैं लिख देता हूँ। तो tan अल्फ़ा इज़ वाट, tan अल्फ़ा की अगर मैं बात करूँगा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज़ वाट क्यू एल, बेस इज़ वाट ओ एल, क्यू एल कितना दिया हुआ है भाई, क्यू एल इज़ बी साइन थीटा। चलो जी, बी साइन थीटा लिख दिया। ओ एल क्या दिया हुआ है, ओ एल इज़ वाट ओ पी प्लस पी एल, ओ पी इज़ ए एंड पी एल इज़ बी कॉस थीटा। तो क्या लिख दूंगा हम, tan अल्फ़ा इज़ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा एंगल जो बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, समझ में आया। tan अल्फ़ा इज़ डिनोटिंग हेयर डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर आर, ठीक है। तो वेक्टर आर का हम लोग का डायरेक्शन बता। तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन,
समझ में आपको आया। यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को डिनोट करेगा, तभी हम लोग एडिशन करेंगे, और वेक्टर जो आर निकलेगा उसका भी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो ये था हमारा फार्मूला। मेन काम का चीज़ ये दोनों है, बाकी डेरिवेशन है। अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो, और नहीं करना चाहते हो तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी नहीं। तो आपको समझ में आया या नहीं आया? ऑलमोस्ट वीडियो कितना जा रहा है, 50 मिनट हो गया क्या? ओके, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं और पढ़ा लेता हूँ, 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो, ये था हमारा क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। रूल इसका जानने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ट्रायंगल लॉ का ज़्यादा ज़रूरत था उस पर, क्योंकि क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाओ। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देखूँगा और जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना। तो देखो क्या करूँगा। देखो, 2 फार्मूला अभी हम लोग निकाले हैं, 2 फार्मूला हम लोग निकाले हैं। वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड that is written as a square plus b square plus 2ab cos theta। ठीक है, a square plus b square plus 2ab cos theta। अब देखो, अगर यहाँ पे तुमको बात किया जाए कि बताओ 2 वेक्टर का जो एडिशन जो होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मतलब मैग्नीट्यूड जो r है, मैग्नीट्यूड जो वेक्टर r है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये तो पॉजिटिव नंबर है। अगर ए स्क्वायर मीन्स वाट, कोई भी किसी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही नंबर होता है। चलो जी, ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर भी पॉजिटिव ही नंबर है। अब देखो 2ab, वेक्टर ए और बी मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये भी पॉजिटिव है। अब कॉस थीटा, अब यहाँ पे डिफरेंट कौन सा होने वाला है, मतलब वेरी कौन सा करने वाला है, थीटा ही तो वेरी करने वाला है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अगर फिक्स कर दिए, बट वेरी कौन सा होने वाला है, थीटा हो सकता है। अगर बढ़ा दे घटा दे उस पर हमारा एंगल बिटवीन द वेक्टर पे हमारा मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा। तो बताओ कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तभी तो आपको टोटल मैक्सिमम होगा। तो मैं बताया था जब वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था, तो लास्ट वीडियो में जब बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1 एट 0 डिग्री। कितने पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। तो अगर कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1। आप यहाँ से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकता हूँ ना। तो अब फाइनली इसको क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, मतलब रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो होगा, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। सिंपली अगर हम लोग उसका मैग्नीट्यूड को लीनियर एडिशन कर देंगे तो हो जाएगा, मतलब एट 0 डिग्री। अगर इसको एक्सपेरिमेंटली देखें डायग्राम से, तो देखो मान लो कह रहा है 2 मीटर ईस्ट, दूसरा ये वेक्टर मान लो ए है, दूसरा कह रहा है 2 मीटर ईस्ट या 3 मीटर, मान लो 3 मीटर ईस्ट। ठीक है, 3 मीटर ईस्ट, तो इसका मान लो 3 मीटर ईस्ट। अब अगर दोनों को क्या बोले थे, एडिशन ऑफ वेक्टर करने के लिए क्या बोले थे कि टेल टू टेल ज्वाइन कर दो तो एंगल बिटवीन द वेक्टर आएगा। अब टेल टू टेल ज्वाइन करेगा तो एंगल बिटवीन द वेक्टर के लिए क्या करता था, टेल टू टेल ज्वाइन। अब इसका टेल और इसका टेल मैच करेंगे तो दोनों एक ही लाइन पे आ जाएगा, यानी थीटा कितना आ गया, एंगल बिटवीन द वेक्टर आ गया 0। अगर एंगल बिटवीन द 0 आ गया तो देखो यही तो होगा ए प्लस बी, यानी कि दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो 3 + 2 दैट इज़ 5 मीटर। किस डायरेक्शन में जाना है, ईस्ट में जाना है। तो ये था सिंपल सा आर मैक्सिमम, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो 0 डिग्री एंगल जब रहेगा एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो तब होगा मैक्सिमम वैल्यू। अब मिनिमम की बात करते हैं, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर, मिनिमम कहाँ पे होगा। मिनिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता था, बताए थे, कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ पे रख दो -1। अब अगर इसको सॉल्व करोगे आगे जाके तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये रूट से बाहर आएगा, डेट इज a माइनस बी। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्टेंट वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है
वो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी। मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच का अगर एंगल -1 कहाँ पे होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे होता है। मतलब अगर एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ठीक है, एक वेक्टर इधर है, मान लो इधर 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इधर 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितना है, 180 डिग्री। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 3 - 2 डैट इज 1 मीटर पर सेकंड। किधर जाएगा, इस डायरेक्शन में जिधर ज़्यादा है। तो समझ में आपको आ गया, मिनिमम वैल्यू ये हो गया। अगर मिनिमम वैल्यू ये हो गया तो एक चीज़ हम लोग लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होगा। मतलब रिजल्टेंट जो वेक्टर होने वाला है उसका मैग्नीट्यूड कहाँ से कहाँ होने वाला है, a प्लस बी से, मतलब a माइनस बी से कहाँ से कहाँ, a प्लस बी होने वाला है। मतलब किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होने वाला है a माइनस बी से लेके a प्लस बी के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा ना होगा ना इससे कम होगा, ठीक है। एक केस और देखते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा, मीन्स इसका मतलब ये हो गया व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों का बीच का एंगल ईच अदर। व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मतलब एक वेक्टर इधर है और दूसरा वेक्टर इधर है। देखो टेल ज्वाइन है, डैट इज 90 डिग्री। इस केस में डायरेक्ट लिख देना क्या, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है डैट इज √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 90 डिग्री, ठीक है। थीटा होता था एंगल बिटवीन द वेक्टर, तो लिखो क्या लिखेंगे, a² प्लस b² कॉस 90 का 0 इसलिए टोटल 0, डैट इज √a² प्लस b²। मतलब जब ऑर्थोगोनल होगा तो उसका मैग्नीट्यूड a² प्लस b² होगा। समझ में आ गया। तो ये हमारा 3 केसेस था जो इम्पोर्टेंट था आपको, है ना। केस फर्स्ट, केस 2 एंड केस थर्ड। जब थीटा 0 पे रहेगा, जब थीटा 180 पे रहेगा, जब थीटा 90 पे रहेगा। सबसे पहले जो फार्मूला जब भी यूज करेगा तो ध्यान रखना, एक बार फिर से मैं लिखवा दे रहा हूँ। फार्मूला का जो मैग्नीट्यूड होगा डैट इज a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला जब भी यूज करना तो ध्यान रखना, ए क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का एंगल है, बिटवीन में जो भी एंगल है वो थीटा है, ठीक है। एक फार्मूला यूज किया था tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या लिखा था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। तो a और b जो इसमें था सब थीटा वटा सेम है। यहाँ पे अल्फ़ा क्या बता रहा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। इसे किसके बीच में एंगल बता रहा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड वेक्टर ए। तो ये सारा पॉइंट्स जो था बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस करवाऊंगा और इसमें और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगा। तब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इंडअप हुआ है। उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा बताऊंगा। सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ एडिशन, वहाँ पे मैं बताऊंगा। फिर मैं उस पर क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर मैं क्वेश्चंस करवाने के बाद मैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में जाऊंगा। सो फॉर टुडे और फॉर दिस वीडियो आई हैव टू से टाटा एंड बाय बाय। कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियो and keep smiling on your face. So bye bye.